अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक व्यूज़ एट 24/7 ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान मर्चेंट। हम अपने शोज़ में बात करते हैं कि हमारी पाकिस्तान की करंट इकॉनमी कैसे चल रही है, उसके क्या मसाइल हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की इकॉनमी को देखते हैं तो उसके लिए 3 या 4 बैरोमीटर्स होते हैं कि उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी चल रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है उसके मुल्क में, उसकी स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ओवर द ईयर्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थी और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का 3 साल तक अवार्ड मिलता रहा है और हम रिकग्नाइज़ होते रहे। लेकिन कुछ अरसे से हमारी मार्केट क्राइसिस में है। क्या वजूहत हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब। आप मेंबर हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं CDC के और नेशनल क्लियरिंग के। इसके अलावा आप फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के। अगर मैं ये कहूँ कि ये 3rd जनरेशन से बिज़नेस में है तो ये गलत ना हो, क्योंकि इनकी फैमिली दर फैमिली इस बिज़नेस में है। ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू मचा। ज़फ़र साहब, मुझे पहले ज़रा ये समझाएं कि स्टॉक मार्केट का रोल जो है वो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। देखिए, एक मिथ है कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारा बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में। पाकिस्तान में जो एंटी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट है उनको पुश करने में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो जॉब क्रिएट होगी। हमने वो काम किया है कि माइनर शेयर होल्डर्स को मेजर शेयर होल्डर्स से मिलाने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और आप अगर देखें कि 50 से लेकर 70s तक जो बूम हुआ था इंडस्ट्री में, या आप कहेंगे कि वो 22 फैमिलीज़ को जो ऊपर आई थी जिसको बाद में तबाह किया गया, उसमें कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो स्टॉक मार्केट हमारी है, ये क्या हम इसको किसी भी तरीके से जो दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स आती हैं उसको किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट देखिए, को? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म है वो सेम है। हमारे यहाँ ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म जो पहले थे आउटक्राई के, वो दुनिया के जो नॉर्म्स थे उस टाइम के 70s के 60s के, वो सेम था। हमारे यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी के साथ ऊपर जाना कम होना सेम है। हमारे यहाँ मार्केटों में सेकेंडरी मार्केट में प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का करना थ्रू स्टॉक मार्केट वो सेम है। तो ये जो है, हाँ ये ज़रूर है कि हम थोड़ा आइसोलेटेड हुए हैं कि हमारे क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम जिस क्रॉस बॉर्डर जिसके साथ बैठे हैं उससे हम अभी तक ताल्लुकात सही नहीं कर सके। नहीं तो जो कंट्री में स्टॉक्स होती हैं उसके पड़ोस मुल्क में तो उनकी क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग इस तरह की है जैसे नॉर्म्स हैं। और दूसरी बात यह कि ह्यूज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की गवर्नमेंट बेस्ड कंपनियां थी जिसकी प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़रूरी थी, वो स्टॉक मार्केट ने दी है, ताकि गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स पड़ा है 60-70% ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनका स्टॉक्स अभी भी गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उनकी प्राइसिंग हो ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जब गवर्नमेंट को कहीं ज़रूरत पड़े पैसों की और प्राइवेटाइज करें तो हमारी प्राइसिंग देखकर वो प्राइवेटाइज होता है। मुझे ये बताइए कि ओवर द ईयर्स जो स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही थी हमारी, आज उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स या सिनारियोज डेवलप हो गए कि हम 2008 तक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पोस्ट 2008 हमारी स्टॉक मार्केट ने डिप लिया। इसकी क्या मेजर प्रॉब्लम वजह थी? मेजर वजह हमारे खुद के करतूत। मेजर वजह ये थी कि हमारे जो बॉसेस SCCP में बैठ गए थे उनको ये समझ ही नहीं आया कि कैपिटल मार्केट क्या है। वो एक छोटी सी यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आए हैं, वो गाँव से होकर आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैपिटल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ वॉल्यूम होना कितना ज़रूरी है। हमारे पास एक कमिश्नर आए जिन्होंने ये कहा कि भाई वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना गलत है। उन्होंने जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होगी तो जाहिर है उसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वो हम उस टाइम हम वॉल्यूम्स कर रहे थे फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री के इक्वलेंट, थाईलैंड के इक्वलेंट वॉल्यूम कर रहे थे। वो चारों कंट्री की जो वॉल्यूम्स नहीं थे वो हमारे यहाँ थे। ठीक है, उसमें स्पेकुलेशन थी, ठीक है, उसमें इन एंड आउट लोग फास्ट होते थे, लेकिन यही चार्म होता है मार्केट का, जिसमें फिर फॉरेन फंड्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके पास एक मार्केट है जिसमें डेप्थ है। अगर वो 50 लाख शेयर कोई बड़ी कंपनी के ले गए तो 15 पैसे नीचे वो 50 लाख शेयर बिक जाएगा। 2008 में वॉल्यूम्स की वजह से हमें इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स पर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का दिया गया। मार्केटें भी अप होती गई, वॉल्यूम्स भी अच्छे होते गए। इन्होंने सख्तियाँ क्या कर दी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को सख्तियाँ कर दी और बिग इन्वेस्टर्स को जो स्पेकुलेटर भी थे उनके ऊपर आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से जब 2008 का इंटरनेशनल क्राइसिस आया, विपिंग दुनिया में हुई, आपको ये तो मानना पड़ेगा। तो जब अक्रॉस द वर्ल्ड आया तो उसका हमें भी इफेक्ट आया।
हमें अफेक्ट आया, हमें कहा गया कि भाई आपको है ना हम लोग बेल आउट करेंगे, 20 अरब रुपया आपकी मार्केट में डायरेक्ट लगाएंगे और जो फॉरेन फंड्स जिन्होंने माल लिया हुआ हमसे महंगे में गवर्नमेंट से ही, उनको 30 बिलियन का बाय आउट ऑप्शन देंगे। ठीक है, वो जब नहीं आया तो जाहिर है मार्केट क्रैश करेंगी। मार्केट क्रैश किया, मार्केट बंद हो गई। मार्केट बंद हुई थी, हम सोचा कि 3 दिन में गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस और रेगुलेटर अपने प्रोमिसेस पूरे करेंगे, उसकी जगह 3 महीने हो गए। जब 3 महीने हुए तो उसके बाद आपको पता है कि जब मार्केट 3 महीने कभी बंद होते हैं तो उनकी प्राइस डिस्कवरी, उनकी डेप्थ, उनकी वॉल्यूम्स, उनकी इंडेक्स की स्टेबिलिटी सब तबाह हो गई। तो ये जो मार्केट हमारी बंद हुई, इससे कितना नुकसान हुआ हमारी इकोनॉमी पे और उसका एक आम आदमी पे क्या इफेक्ट आया, ये ज़रा आप मुझे बताइए। बड़ा मामूली सा है, 75 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई थी। जिस टाइम मार्केट खुली तो डायरेक्ट 35 बिलियन यूएस डॉलर थी। 20 अरब रुपए और 30 अरब रुपए तो दूर की बात है, गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट फंडेड 7-8 अरब रुपए लगाए, जिसके 25 अरब रुपए उनको विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर मिले। लेकिन जो मार्केट में जो तबाही आई उसमें स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम साइज इन्वेस्टर, इवन बिग इन्वेस्टर फेल हो गया। उसकी और तबाही आई कि जो बड़े बड़े हाउसेस थे जिनके ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, वो फेलियर की तरफ चले गए, उनके क्लाइंट चले गए। उनके क्लाइंट जब भागे तो उनके ऊपर भी डैमेज आया, वो भी डिफ़ॉल्टर में चले गए। तो एक विशिष्ट साइकिल चला था जिसका टोटल ब्लेम मैं जो कहूँगा ना अभी भी रेगुलेटर्स की नाअहली। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो एक्शन था, इस एक्शन से न सिर्फ स्टॉक ट्रेडर को नुकसान हुआ बल्कि गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ और एक आम आदमी को इसका बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल साइफन आउट हो गया मार्केट से। बिल्कुल आपने वर्ड सही यूज़ किया कि साइफन आउट हुआ, फोर्स साइफन आउट हुआ। उसको मैं बार बार जब हम बोर्ड पर आते थे हम कहते थे देखिए आप जो है ना मार्जिन कॉल्स, एक्सपोजर्स प्रोग्रेसिव करें। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स को आप वही मार्जिन लगाओगे जो बिग इन्वेस्टर्स का है, जबकि आपके पास अब यूआईएन नंबर है, यूआईएन नंबर इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर की तरह 25,000 शेयर ले रहे हो तो आपके मार्जिन की डिमांड जो है स्टॉक एक्सचेंज कम करें। सही है। और अगर मैं 5 लाख शेयर लेता हूं तो मेरी मार्जिन की डिमांड स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा करें, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। उन्होंने प्रोग्रेसिव की तरह जगह रिग्रेसिव किया। रिग्रेसिव में कि स्मॉल इन्वेस्टर से ज़्यादा मार्जिन मांग रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स को छूट दे दी। जो हमारा कैरी ओवर फंडिंग चलती थी CFO कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम CFS, वो जो था उसमें ये नहीं देखा गया कि यूआईएन नंबर से कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो जब 55 अरब रुपए का कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम में जो बदला कहते हैं सो कॉल्ड, उसमें जब आया तो पता चला बाद में कि 25 अरब रुपए तो 6 लोगों ने लिए हुए और बाकी 25 अरब में जो 2000 लोग हैं वो हैं। तो वो 2000 लोगों को इन्होंने डैमेज किया उन 25 या 50 बड़े कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम के यूज़ करने वालों के सामने। नहीं, तो इसका मकसद तो ये हुआ कि हमारी पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल एक फेलियर थी। बिल्कुल फेलियर थी और बल्कि अभी भी वो लोग क्रेप्ट अप करते हैं। आगे जाकर आपसे अभी के जो हालात हैं मार्केट के वो भी आपको मैं बताऊंगा जी। तो वो जो है वो अभी भी कोशिश में होते हैं डैमेज करने की मार्केट को। ये खुफिया हाथ है, समझ नहीं है, नाअहली है, को पर्पसली किसी गवर्नमेंट को तबाह करना है, ये इसकी डिबेट कोई और पॉलिटिशियन कर सकता है। लेकिन मुझे कई मरतबा लगता है कि गवर्नमेंट के फेलियर्स भी कैपिटल मार्केट को तोड़ने के साथ करते हैं। नहीं, तो अगर हमारी कैपिटल मार्केट जो है अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी तो नुकसान तो हमारी गवर्नमेंट का ही है ना। उनको बताया नहीं जाता, उनको समझाया नहीं जाता, उनको मीडिया पर ही बताते हैं हम लोग, तो उनका ख्याल ये है कि ये जफ़र मोती का पर्सनल गेन की बात कर रहा है। लेकिन अगर जफ़र मोती का ब्रोकरेज हाउस या मेरे क्लाइंट 10 रुपये गेन करते हैं ना तो गवर्नमेंट 100 रुपये गेन करती है। जफ़र साहब, इस पे मैं थोड़ी सी और एलैबोरेशन चाहूँगा। यहाँ पे हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। व्यूअर्स, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है प्रोग्राम का ख़त्म होता है। ब्रेक के बाद जो आप पार्ट देखेंगे वो हमारा पार्ट 2 होगा। प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड।